बोले सोनिया। जय भवानी, जय शिवाजी, जय शिवाजी, जय भवानी, हर हर महादेव, भारत माता की जय, मातरम मातरम वंदे मातरम। नमस्कार, मैं हूं अरविंद त्रिवेदी और आप देख रहे हैं SKI मीडिया। आज हम बात करेंगे भारत के उस इतिहास की जिसने एक तरह से कहना चाहिए भारत के भविष्य को ही बदल के रख दिया था उस दौरान। ये बात है 14 जनवरी 1761 की, जब हुआ था पानीपत के मैदान पर घोर युद्ध। और ये युद्ध पानीपत की तीसरी लड़ाई के नाम से जाना जाता है। अफगान के शासक अहमद शाह अब्दाली और सदाशिवराव भाऊ के तहत पेशवाओं के बीच पानीपत की लड़ाई खतरनाक अंजाम के साथ समाप्त हुई थी। लेकिन इसने भारत के इतिहास को जहां गर्वीला बनाया, वहीं उस दौरान एक बात तय हो गई कि भारत के सामने वो जो चुनौतियां उत्तर से आती हैं वो नहीं आएंगी, क्योंकि उसके बाद कभी भी भारत की उत्तरी सीमाओं से किसी ने प्रवेश नहीं किया। लेकिन यहाँ पेशवाओं की हार हुई, यह भी एक ऐतिहासिक सच है। लेकिन उस मार्ग को क्यों याद किया जाता है जहाँ से पेशवा गुजरे। आज भी एक जत्था पुणे से उदगीर होता हुआ पानीपत के उन्हीं रास्तों से गुजरता है जिन रास्तों से पेशवाओं की सेना गुजरी थी। तब के पंजाब और आज के हरियाणा में पानीपत का क्षेत्र बसा हुआ है। पांडव कालीन ये क्षेत्र माना जाता है। इस जत्थे में 3 ध्वज साथ चलते हैं। खास बात यह है, एक खालसा पंथ का श्री निशान साहिब, दूसरा पेशवाओं का भगवा जो युद्ध काल के समय बिगुल बजाया जाता था उसके साथ लहराता था, और तीसरा हमारा तिरंगा। यह भी इन 2 ध्वजों के साथ इस जत्थे में चलता है। और जो ये ध्वज लेकर चलते हैं वो जूते चप्पल नहीं पहनते, नंगे पांव चलते हैं। सर पर पगड़ी होती है जो स्वाभिमान का प्रतीक होती है। आखिर ये जत्था इस तरह की वेशभूषा के साथ पूरी आन बान शान के साथ क्यों चलता है और उसी मार्ग से क्यों गुजरता है जिस मार्ग से दक्षिण से यानी पुणे से उदगीर होते हुए, जो पहला पड़ाव था उदगीर पेशवाओं का, वहाँ से होते हुए पानीपत तक पहुँचती है। आखिर उन्हीं लोगों से क्यों मिलती है जिस दौरान पेशवा इन सभी लोगों के पूर्वजों से मिलते हुए गए। तो इन तमाम बातों को लेकर वो जत्था जो देवास भी पिछले दिनों आया, हमने बात की उस जत्थे के प्रमुख से जिनका नाम है महिंद जी। महाराष्ट्र में जन्मा हिंद का नागरिक वो कहते हैं। तो महिंद जी भी बतलाएंगे जो हमने उनसे चर्चा की कि पानीपत की तीसरी लड़ाई और वो घोरतम युद्ध और उससे जो परिणाम निकले वो देश के लिए क्या मायने रखते हैं। ये जो पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों और अब्दालियों के बीच में हुई थी, इस युद्ध का तो इतिहास है, अतीत है। अपितु इस अतीत को वर्तमान के संदर्भ में जोड़ने की बहुत आवश्यकता है। दक्षिण से आए हुए मराठे अपने ऊपर कोई आक्रमण होगा इसलिए उत्तर में नहीं आए थे। उत्तरी हिंदुस्तान की सीमाएं सुरक्षित हो और वो सीमाएं निश्चित की जाए, इसलिए वो सब लोग खंडवा, बुरहानपुर, सिरोंज, मुंगावली के रास्ते से उत्तर में गए थे। तो जाते समय हम दक्षिण ने उत्तर की रक्षा के लिए जो समर्पण दिया, जो बलिदान दिया, उस भाव का जागरण करवाते हुए जाते हैं। पानीपत से पुणे लौटते समय जिन जिन लोगों ने पानीपत के इस लड़ाई के बाद इन सारे योद्धाओं की जख्मों की चिंता की, भोजन की चिंता की, उनके लिए गर्म कपड़ों की व्यवस्था की, रिहाइश की व्यवस्था की, उनके प्रति कृतज्ञता भाव समर्पित करते हुए चलते रहते हैं। उस समय भी इतिहास था, आज भी वर्तमान है और भविष्य भी ऐसा ही है कि इस देश की सीमाओं की रक्षा के लिए, राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए एक पंजाब और एक महाराष्ट्र लड़ता आया है। इसलिए हर एक अभियान को महाराष्ट्र और पंजाब के साथ जोड़ने का प्रयास होता है। इसलिए इस अभियान का नेतृत्व करने वाला जो दल होता है वो दल भी 3 ध्वजाओं से अंकित होता है। ये 3 ध्वज होते हैं। एक तो है दक्षिण के महाराष्ट्र के मराठों का भगवा, दूसरा पंजाब का श्री निशान साहिब जी, क्योंकि इन 2 ध्वजाओं ने पहले भी और आज भी राष्ट्र की रक्षा की है। इसलिए अभी भी इस अभियान में ये 2 ध्वज अपने माँ भारती के स्वरूप को लेकर तिरंगे की रक्षा करते हुए चलते हैं। असल में पानीपत की तीसरी लड़ाई में जीता तो कोई भी नहीं है,
व्यावहारिक धरातल पर 14 जनवरी 1761 के दिन मराठी सेना की व्यावहारिक हार हुई, ये सत्य है, नकारने की आवश्यकता नहीं। मगर अब्दाली भी जीता नहीं है। 1,10,000 की सेना लेकर आया था, वापसी में मात्र 18,000 की सेना टुकड़ी उसकी बच गई। उसकी रीढ़ की हड्डी तो ऐसी तोड़ी गई, ना उसने फिर हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण करने की हिम्मत की, ना देखा देखी उसका नुकसान देखते हुए विश्व के किसी भी राज व्यवस्था ने फिर इस उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र से हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण करने का प्रयास किया। अगर इस युद्ध में अब्दाली जीता होता तो स्वयं हिंदुस्तान का शासक बन जाता, मगर उसने देखा एक दत्ताजी सिंधिया को हमने दिल्ली के बुराड़ी घाट पे कत्ल करवाया तो ये 2.5 लाख लोग बदला लेने के लिए चल पड़े। अभी तो यहाँ 1,00,000 - 1,15,000 लोग मारे गए हैं। अगर इनका बदला लेने के लिए करोड़ों मराठे दक्षिण से उत्तर में आएंगे तो हम चटनी के लिए भी जीवित नहीं बच पाएंगे। डर से अब्दाली यहाँ से भाग गया। जाते समय भी ना वो दिल्ली का बादशाह निश्चित कर पाया, ना वजीर आजम। हारे हुए मराठों की सलाह से, हारे हुए मराठों के निर्देश पे ही दिल्ली के ऊपर औरंगजेब का परपोता अली गौहर उपाख्य शाह आलम द्वितीय को गद्दी पे बिठाया गया और अवध के नवाब शुजाउद्दौला को इस हिंदुस्तान की वजीर आजम के नाते सारी वस्त्र दिए गए। यानी हारे हुए लोगों ने ही इस देश का भविष्य निश्चित किया है। तो ये हमारी हार नहीं है, ये हमारी गौरवशाली शौर्य गाथा है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न यही उठता है कि ठीक है अब्दाली नहीं बने, लेकिन फिर औरंगजेब के परपोते को क्यों बनाया? जब इतना ताकतवर अपने आप को समझते थे तो वो खुद भी बन सकते थे। नहीं, यही तो मराठों की महानता है भाई साहब, क्योंकि मराठे हमेशा अपने वचन के लिए, जबान के लिए आज भी पक्के और अड़िग माने जाते हैं। 1707 में औरंगजेब का बेटा शहजादा अज्जम के कैद में शिवाजी महाराज के पौत्र और शंभू राजे के पुत्र थे द्वितीय शिवाजी। बाद में उनको शाहू राजे के नाम से पहचाना जाता है। जब शाहू राजे शहजादा अज्जम के कैद से निकले, वो भी निकले नहीं है, मजबूरी में उनको छोड़ना पड़ा, क्योंकि ये औरंगजेब के सारे बेटे आपस में लड़कर दिल्ली का सिंहासन पाना चाहते थे। इस सारे घमासान में दक्कन में औरंगजेब ने जो पाया है उसका नुकसान ना हो जाए, इसीलिए औरंगजेब ने जो दक्कन में मुगली साम्राज्य का विस्तार किया है उसका नुकसान ना हो, उनमें कुछ टकराव होते रहे, इसलिए शाहू जी को छोड़ा गया। मगर छोड़ते समय अज्जम ने उनसे वचन लिया, मराठे दिल्ली के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, मराठे दिल्ली के सिंहासन के ऊपर भी नहीं बैठेंगे। बस इसी एक वचन के साथ उस समय की व्यवस्था जुड़ी हुई थी, अड़िग थी। हमने दिल्ली 3 बार जीती है। दिल्ली के ऊपर भगवा झंडा लहराने के बावजूद भी हम दिल्ली के सिंहासन पे बैठे नहीं। पानीपत की लड़ाई के बाद 10 वर्ष में ही महाजी सिंधिया ने फिर एक बार दिल्ली जीत ली। उस दिल्ली विजय का भी 250वां संस्मरण वर्ष, प्रेरणा वर्ष चल रहा है। उस समय भी ना महाजी, ना माधवराव पेशवे, ना हमारे छत्रपति महाराज कोई भी दिल्ली के सिंहासन पे बैठे। यही मराठी लोगों की अपने वचन के प्रति जो अड़िगता है वो सिद्ध होती है। जी जी। अब आप बताइए, सिख पंथ का ये निशान भी लेके चल रहे हैं साथ में, आप ये हमेशा लेके चलते रहे हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई में आप पानीपत से शुरू हुए ना, और अब आप जाएंगे वापस पुणे। कितने लोगों का जत्था था? ये हमारा 296 लोगों का पंजीकरण हुआ था, इतने लोगों का जत्था था। मगर जो कोरोना का, ओमिक्रॉन का प्रकोप जो बढ़ गया, तो इस कारण समाज का अहित ना हो, क्योंकि व्यक्ति वही राष्ट्र हितैषी है जो राष्ट्र के हित में सोचता है और हित में करता है। अपनी परंपराएं, अपनी पद्धतियाँ, उसका निर्वहन करते समय भी राष्ट्र के हित में चिंता करना। इस दृष्टि से इस 296 की संख्या को हमने मात्र 5 लोगों के दल में परिवर्तित किया। जहाँ पर 500 हजारों लोगों की सभा होनी थी, वहाँ मात्र 20-25 लोग कोरोना के चलते इकट्ठा हो रहे हैं और जागरण करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी ये जो आपने ध्वज के बारे में पूछा या फिर परंपरा के बारे में पूछा, पानीपत के लड़ाई में भी पंजाब के अल्लाह सिंह जी पटियाला से, बाद में महाराजा रंजीत सिंह जी उसी परंपरा में आगे बढ़े। उन्होंने भूखे मराठी सेना को भोजन की व्यवस्था करवाई थी
उनसे जितना बन पड़े उतना सामग्री पहुंचाई थी, ये हम उपकार नहीं भूल सकते। भरतपुर के सूरजमल महाराज ने वापसी में जाने वाले सैनिकों को कपड़े दे दिए, हर एक व्यक्ति को 15 रुपये नकद दिए, 2 कंबल दिए, 1 महीने का राशन दिया। हम भरतपुर महाराज के भी उपकार नहीं भूल सकते। और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, जिनको हिंदुस्तान का वजीर आजम सिर्फ एक ही कारण के लिए बनाया गया, वो मुसलमान होने के बावजूद भी भारतीय परंपरा के साथ, संस्कृति के साथ जुड़े हुए थे। मरणादंती वैराणी, मृत्यु के बाद वैर खत्म हो जाता है, इस दृष्टि से उन्होंने उस रणक्षेत्र में बिखरे हुए 1 लाख सवा लाख मराठी वीरों का, हिंदू वीरों का दाह संस्कार किया है। वो भी उनको अब्दाली को 2 लाख रुपए नकद देकर वो सारे शव खरीदने के बाद। इसलिए हम अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और उनके जो वर्तमान वंशज हैं उनके प्रति भी कृतज्ञ है। इस कृतज्ञता का भाव का ही जागरण समाज में करना, समाज में आत्मसम्मान को जगाना और समाज को आत्मनिर्भर बनाते हुए भारत को विश्व गुरु के स्थान पे अंकित करवाने के लिए सबको कटिबद्ध करवाना, यही उद्देश्य लेके ये अभियान अभी कुल मिला के आप देश राष्ट्र को एक करना है आने वाली मुसीबतों से बचने के लिए, यही उद्देश्य अब आपका है। 2012 में पानीपत की लड़ाई को 250 वर्ष पूरे हुए, तो उस समय की तत्कालीन महामहिम राष्ट्राध्यक्षा प्रतिभाताई पाटिल उस कार्यक्रम में पहुंची थी। लगभग 5.5-6 लाख की संख्या उस समय जुट गई थी। अब तक वहाँ जितने भी कार्यक्रम हुए हैं वो 1 लाख से कम संख्या के कभी भी नहीं हुए हैं। सिर्फ पिछले 3 वर्षों का कोरोना का काल उसमें कहाँ से लोग शामिल होते हैं? इसमें भारतवर्ष के लगभग 17-18 जिलों से लोग आते हैं। मराठी लोग तो श्रद्धा से आएंगे, मगर पंजाब से आते हैं, हरियाणा के लोग स्थानीय रूप में आते रहते हैं, तंजावर से आते रहते हैं, तमिलनाडु से, केरल से, पूर्वोत्तर में असम से आते रहते हैं, बंगाल से आते रहते हैं। मतलब पानीपत का वो मैदान पूरी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बनता है, राष्ट्रीय एकता और अखंडता का प्रतीक। अगर हम पानीपत से थोड़ी उत्तरी दिशा में जाएंगे तो श्री हरमंदिर साहब में राष्ट्र के वांग्मय का एकता का प्रतीक है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, और पानीपत का रण क्षेत्र है शौर्य के एकता का। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक अपील, हमारे 80% दर्शक ऐसे हैं जो हमारे कार्यक्रम को निरंतर देखते हैं, लेकिन उन्होंने अभी हमारे चैनल SKI मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आप हमारे चैनल को बेल आइकॉन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह से जो हम कार्यक्रम दिखाएं ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर पहुंचता रहे। तो ये अपील भी ध्यान रखिएगा, आपका हौसला हमारी हिम्मत बनता है।